Good morning, everyone. This is Rizwan Syed. I'm reporting for NRI News. I have with me Mr. Kishore Pate, who is the CMD of Amit Enterprise Housing Limited from Pune. He is well-established businessman in the field of construction, providing affordable houses, luxury houses, and a variety of places to live in with style and comfort to the Punekars. Welcome to our show, Mr. Kishore. शुरुआत करते वक्त सबसे पहला प्रश्न मेरा आपको ये होगा कि अमित एंटरप्राइजेस ये कंपनी जब आपने शुरुआत की थी तो आपका क्या विजन था, आपका क्या उद्देश्य था और उस विजन और उद्देश्य को आपने अभी तक कितना कंप्लीट किया है? नमस्ते, आई एम किशोर पाटे, अमित एंटरप्राइज हाउसिंग लिमिटेड, चेयरमैन ऑफ द कंपनी। मैं 1983 में ये रियल एस्टेट बिजनेस में स्टार्ट किया है। पहले मेरे पिताजी इस रियल एस्टेट एजेंसी का काम कर रहे थे, उसको मैंने 1977 में उनको हेल्प करने का चालू किया। 5 साल के बाद मेरे को लगा कि अपन रियल एस्टेट में आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो फ्लैट लेने के लिए कस्टमर आते थे उनको मैं फ्लैट देता था, बिल्डर लोगों को प्लॉट भी देता था, खाली कंस्ट्रक्शन करने का जिम्मेदारी रह गया था। तो वो सोच के मेरे लोग जो हमारे पिताजी ने जो बिज़नेस रियल एस्टेट का चालू किया था, उस रियल एस्टेट में अच्छा हमारा नाम था, हम लोगों को अच्छा सर्विस देते थे, सब करते थे। उसके अगेंस्ट हमने सोचा जो अपने पास लोग आते उनको अपन खुद ही फ्लैट बना देते तो उनको अच्छा लगेगा। तो उस हिसाब से हमने 1983 में फर्स्ट स्कीम सहकार नगर में चालू किया है। वो अच्छा लोकेशन था। प्लॉट लेने के बाद, प्लॉट दिखाने के बाद ही मेरे फ्लैट सेल हो गए, उससे मेरा चालू हो गया। आज 2015 तक मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 75 प्रोजेक्ट ख़त्म किया है, उसमें 4000 फैमिली को हमने सेटिस्फाइड फैमिलीज़ को फ्लैट दिया है। अभी उसका एक्सपांशन मैंने हर तरह मीन्स अदर सिटी में भी लेके गया है ये प्रोजेक्ट। तो नासिक में मेरा एक 2000 फ्लैट का स्कीम चल रहा है, तो बॉम्बे में भी प्रभा देवी में मैंने प्रोजेक्ट लिया है। ऑलरेडी अभी 8 मिलियन स्क्वायर फीट काम मेरे हाथ में है। वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए मेरे को 7000 फ्लैट कंप्लीट करना है। ऐसा बड़ा टास्क लेके हम काम कर रहे हैं, 3 डिकेड्स काम कर रहे हैं। तो अच्छा नाम करके काम किया है हमने, अच्छा ही नाम लेके अभी जो काम करते हैं अपन, तो फ्लैट होल्डर को एवरी टाइम अलग अलग कैसे दे सकते हैं, अच्छा कैसे दे सकते हैं, लेटेस्ट कैसे दे सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं और एवरी प्रोजेक्ट में नया कुछ देने का सोचते हैं। ऐसे करते करते बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हमने चालू किए, चालू रखे और करने भी वाले हैं। ये हो गया पुणे का, नासिक का और मुंबई का। आगे का सोच भी बड़ा है कि अदर सिटी में काम करो, अदर्स कंट्री में भी काम करो, ऐसा हमारा आगे का सोच भी है। सेकंड जनरेशन भी हमारे साथ आ गए अभी, वो भी हमको हेल्प करते। ऐसा एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन से लेके तीसरी जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन हमारा रियल एस्टेट में काम है। तो ये काम अच्छा नाम लेके करना इतना इजी नहीं रहता है, तो हमने करके दिखाया, अच्छा हमारा चल रहा है सब। ये हमारा कंपनी का पॉलिसी है कि अच्छा काम करो, अच्छा लोगों को सर्विस दे दो, अच्छे रहने से ये करो। तो हमारे कस्टमर हमको क्लाइंट दे के आते थे, वो बहुत हमारा बेसिक खासियत है। हमारा 40 to 50% बिजनेस कस्टमर की तरफ से ही है। इसमें सब आ जाता है कि अपना बिजनेस कैसा है, क्या नाम से चलता है, ऐसा हमारा कंपनी का खासियत है। सर, आपने बताया कि आप 9 मिलियन स्क्वायर फीट का 8 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन आप अपने हाथ में लिया है और आप उसमें एक विविधता या एक इनोवेशन कर कस्टमर्स को वो चीज़ डिलीवर करते हैं। डेफिनेटली कस्टमर्स आपके इससे काफ़ी खुश होते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे। इस इनोवेशन के जरिए आपने क्रिकेट के जो अपने स्टार है सचिन तेंदुलकर, इनको आपने जो स्कीम में ले आया था, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था और वो किसकी आइडिया थी? वो कैसा डिसाइड हुआ कि सचिन तेंदुलकर को यहाँ इंट्रोड्यूस करना है? जिस दिन अभी सेकंड मेरे बच्चे लोग इधर हमारे बिजनेस में आने लगे, तो रोहन करके एक मेरा बेटा है जो क्रिकेट फैन था, क्रिकेट खुद खेलता ही था, उसको लगा कि अपन कोई एम्बेसडर लेना चाहिए, उसको लगा। तो उसको मैंने भी सोच लिया कि क्या कर सकते हैं सचिन को लेके। ऐसा जब ध्यान में आया तो पुणे में तो हमको सब पहचानते थे, पर अदर सिटी जब जाना था, बॉम्बे में हमको जाना है, नासिक में जाना है, तो
उधर कनेक्ट करने के लिए इजीली जो अपने को लगता है कि कौन कनेक्ट कर कैसे हो सकता है, तो सचिन तेंदुलकर का हमने हमारा सब प्रपोजल दे दिया। उसने भी हमको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये भी लोग अच्छे इतने साल से काम कर रहे हैं, अपना भी करियर ऐसा ही है। उसका करियर और उनका हमारा करियर साथों साथ दिखता है, ऐसे ध्यान दे के उन्होंने हमको एक्सेप्ट किया, हमने उनको एक्सेप्ट। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि नासिक में हमने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सचिन को लेके गए तो हमारा 500 फ्लैट सेल हो गए। ये जो कनेक्शन रहता है, जिसमें सचिन है तो लोगों के ब्लाइंडली फ्लैट हमारे पास ले लिया, उसका फ़ायदा ऐसा होगा। तो बेसिकली आपका क्वालिटी एश्योरेंस और आपका ब्रांड एम्बेसडर, उसका परफॉर्मेंस, इसका एक सही मेल आ गया और उसने आपको आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। करेक्ट। तो अभी सचिन के अलावा और किसी की तरफ आप देख रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर? नहीं, अभी सचिन है, सचिन के लेवल का दूसरा मिल नहीं सकता है, तो अच्छा है सचिन का, और हमारा भी अच्छा चल रहा है। अभी लोगों के साथ हम बहुत जुड़ गए, कनेक्ट भी हो गए। अभी तक दूसरा ब्रांड का कोई हमने सोचा नहीं वैसे। आपके इस विराट एम्पायर में जिसमें आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लोगों को सर्विस दी है, लोग काफ़ी सेटिस्फाइड है आपके सर्विसेज से, तो इस एनवायरनमेंट में आपके पास विदेशी मूल भारतीय कितने हैं? उनका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है? एक्चुअली हमारे 10 to 15 फॉरेन कस्टमर हमारे साथ है जो फॉरेन इंडियन में गए। वो ज़्यादा से सिंगापुर है, दुबई से है, अमेरिका से है। सब लोग हमारे पास फ्लैट 100% लेते हैं। मैंने जैसे बोला कि 2 फ्लैट होल्डर जब इधर फ्लैट लेते तो 100% वो 4 फ्लैट होल्डर लेके आते। वो जो उनको सर्विस पसंद आता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मैनेजमेंट, ये सब उनको जो पसंद आता है, अपने आप अपने को 2 से 4 फ्लैट हो जाते हैं। तो अभी आपके जो नए स्कीम्स आ रहे हैं, तो एनआरआईज के लिए कोई स्पेशल ऑफर्स हैं उस स्कीम में? एनआरएस के लिए स्पेशल ऑफर्स ऐसा स्पेसिफिक कोई डिस्काउंट नहीं रहता है, पर एनआरए के साथ टाइप रहता है तो हमारा सर्विस बहुत एनआरए के लिए अच्छा रहता है। उनको आने के लिए, दिखाने के लिए हम सब बराबर बंदोबस्त कर देते हैं, उनको पूरा ध्यान देते हैं। उनका अलग सर्विसेज मीन्स क्या होता है, उनके फ्लैट के लिए अलग जो सर्विस लगता है उनको, वो हम सब प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो एनआरआई कम्युनिटीज़ है या आपके जो भी कस्टमर हैं, आप डेफिनेटली कहेंगे कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पूरे क्वालिटी एश्योरेंस के साथ और कस्टमर का पूरा ध्यान रखते हुए आप उनको वो सर्विस देंगे। Correct. और वो प्रोडक्ट देंगे। ये आपके कंपनी का एक बेसिक यूएसपी है या सेलिंग पॉइंट है। करेक्ट, 100%। उसमें क्या हो जाता है कि फॉरेन में जो लोग रहते हैं, समझो सिंगापुर में रहते हैं, उनके प्रोजेक्ट में वो जो रहते हैं उनको कुछ फैसिलिटी एक्सपेक्टेड रहता है। तो इंडिविजुअल वो फैसिलिटी डेवलप करने से हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट क्यों ना करें, अच्छे फैसिलिटी रहता है, लेटेस्ट फैसिलिटी रहता है, उस हिसाब से उनको हेल्प हो जाता है, वो हमारा भी प्रोजेक्ट का अपग्रेडेशन हो जाता है। मैं खुद सिंगापुर का आर्किटेक्ट चुन लिया है, उसके साथ हमने सब सिंगापुर में देख लिए लोग क्या क्या देते हैं, कैसे करते हैं। उनका फ्लैट के साथ वो जो कॉमन एरियाज़ का डेवलपमेंट रहता है वो अच्छा रहता है, ग्रीनरी अच्छा रहता है। वो सब देखने के बाद हमारा भी प्रोजेक्ट में हमने वैसे सब कारपोरेट किया है ऑलरेडी। सर, अभी और एक बात हो गया कि आजकल ये कंक्रीट जंगल आ रहा है, जिसको हम ये हाई राइज टावर्स कहते हैं, बट ग्रीनरी और एनवायरनमेंट भी उतना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो जाता है या पेड़ ज़्यादा कट जाते हैं तो हमारी जो क्लाइमेट्स है वो बदल जाते हैं। और आजकल हो रहा है, काफ़ी तेज़ गर्मी होती है या तेज़ सर्दियाँ होती है। तो इस सब एनवायरनमेंट के साथ हैंडल करने के लिए, और एक ग्रीनरी जो होती है इंसान को एक अलग ही सुकून देता है। नेचर हमेशा एक पैशनेट और एक पैशन रहा है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इस सिलसिले में आप आपके बिल्डिंग्स में क्या करते हो? 100%। कोई देखो, नेचर ऐसी चीज़ है कि अपन जब ऑफिस से घर पे जाते हैं और थोड़ा ग्रीनरी क्यों देखते हैं तो अपने आप अपना मन शांत हो जाता है, अपना थकवा दूर हो जाता है, क्योंकि खाली अपन नेचर को देखते हैं। तो 100% जब अपना प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट अच्छे रहते, बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते, तो सिंगल बिल्डिंग का भी प्रोजेक्ट रहे तो उसमें भी हम कैसे ग्रीनरी ला सकते हैं उसका सोचते। हम टेरेस पे ग्रीनरी लाएंगे, साइड में ग्रीनरी लाएंगे, लॉबीज़ में ग्रीनरी लाएंगे, ऐसा हमने पूरा ध्यान देके उसके ऊपर हम सोचते, करके दिखाते। और हमारे जब लैंड लेते उधर समझो 10 पेड़ रहेंगे तो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हमारे इधर 100 पेड़ अपने को मिनिमम देखने को मिलते हैं। ये ग्रीनरी देखने के बाद
100% सबको अच्छा लगता है ना। अपने को तो अच्छा लगता है, मैं दिया है इसीलिए अच्छा लगता है, पर हमारे क्लाइंट भी खुश हो जाते हैं, अपने को भी अच्छा लगता है सब। वो ग्रीनरी देखने के बाद, लॉन्स देखने के बाद, स्विमिंग पूल देखने, जब वाटर बॉडी प्लस ग्रीनरी देखने के बाद सबको मन को प्रसन्नता आ जाती है। तो आपके सारे प्रोजेक्ट्स नेचर के साथ इन सिंक है? 100% नेचर को सबको ही अच्छा ही लगता है, सबको देख के। अभी रही और एक बात होती है, एक फैमिली के लिए बच्चे और फैमिली के सीनियर लोग, द सीनियर सिटीजन्स। तो पहले हम बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो एक बच्चों के लिए आपके प्रोजेक्ट्स में क्या फैसिलिटीज होती हैं? बच्चों के लिए जनरली कैसे रहता है, देखो मैंने सिंगापुर में क्या देखा कि पार्किंग जनरली बेसमेंट और इसमें जाता है, और ओपन जो रोड छोड़ के जो बिल्डिंग का एरिया रहता है, मुझे 10 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग है, तो 4 बिल्डिंग में पोडियम जैसे कल्पना हमने डेवलप किया। पार्किंग नीचे, पोडियम के ऊपर पूरा बच्चों लोगों का, सीनियर लोगों का मिलने का, खेलने का, स्विमिंग पूल का, ये सब हमने ऊपर डिज़ाइन किया है। वो डिज़ाइन होने के बाद इतना प्राइवेसी रहता है कि अभी नहीं तो माँ बच्चे के पीछे भागती है, बच्चा किधर गया, रोड पे गया, तो वो नहीं होता है। बच्चा नेमी पोडियम पे रहता है, तो उनको मालूम है सिक्योर्ड एंड सेफ है, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सीनियर लोगों को भी रास्ते में किधर जाने का जरूर नहीं पड़ता है, वो पोडियम पे बैठते हैं, गप्पा मारते हैं, उनका अलग क्रिएशन होता है, उनका टेबल कुर्सी सब अलग रखते हैं, उसके बैठने का जगह अलग करते हैं, सबको अच्छा लगता है उसमें। तो अभी और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर आपकी कंपनी के क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ? अभी अफोर्डेबल हाउसिंग मीन्स हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी घोषित किया है 2022 तक इंडिया में सबको घर देना है, सबको घर देना है। तो अभी घर कैसे हो, अपना अफोर्डेबल मीन्स क्या है कि अपने इंडियन लोगों को कैसे अफोर्ड हो सकता है वैसे घर देना है। कोई सर्वेंट रहेगा, कोई ऑफिसर रहेगा, कोई मैनेजर रहेगा, मुझे हर एक को घर चाहिए, श्रीमंत रहेगा, गरीब रहेगा, सबको घर चाहिए। वो कैसे मैनेज हो सकता है, तो हर एक लेवल पे जब अपन देखते हैं तो एवरेज कस्टमर बहुत है। तो एवरेज कस्टमर मीन्स क्या है, जिसको अफोर्ड हो सकता है ऐसा कस्टमर बहुत है। मगर अफोर्ड मीन्स क्या है, तो 20-25 लाख से लेके 40 लाख 50 लाख के अंदर के जो घर है वो उसको अपन जनरली अफोर्डेबल होम बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में 80% हाउसिंग लोन मिलता है, कुछ केस में 90 तक मिल सकता है। तो 80% हाउसिंग जो लोन मिलता है तो उनके बजट में आ जाता है। खाली इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़ा हाई, पर वो भी अभी कम होगा ऐसा मेरे को लगता है बजट में, तो ही अपने को अफोर्डेबल लोगों को होम दे सकते हैं। उसमें एज अमित एंटरप्राइज का रोल ऐसा है कि हमने परसों एक कलरी फेज 2 करके जो प्रोजेक्ट है उसका अफोर्डेबल होम में लॉन्च किया है। उसमें हमने 27 लाख में 1 बेडरूम, 31 लाख में 1.5 बेडरूम और 37 लाख में 2 बेडरूम ऐसे फ्लैट लाए। उसमें हमको 8 दिन में 100 फ्लैट निकल गए। ऐसे अफोर्डेबल का जो ज़रूर है सिटी में, वैसे हमने भी ऑलरेडी उसमें स्टार्ट किया है। जितने कम कॉस्ट में ये फ्लैट दे सकते हैं अपन, अच्छा क्वालिटी रख के कम कॉस्ट में फ्लैट देना मीन्स अपने को अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को बजट में आना है, वो अपने को देना है। ऐसा हमने ऑलरेडी चालू किया है। और एक चीज़ जो भारत में आ रही है वो है सीनियर सिटीजन्स का केयरिंग। ये अभी रिसेंटली बातचीत इस पर शुरू हो रही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि एक टेंडेंसी ऐसी आ गई है कि अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं एक सर्टेन एज के बाद, पेरेंट अकेले रह जाते हैं, बच्चे इधर इंडिया में रहते हैं कोई दूसरे सिटी में जाकर, या फिर वो सेम सिटी में रह रहे हैं या आउट ऑफ द कंट्री चले जाते हैं। तो ये सिनेरियो देखकर हमारे पास हमारा सीनियर पॉपुलेशन जो है का थोड़ा सा बिछड़ गया है। तो इनके लिए अभी गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स उठा रही है, सोशल सर्विस एजेंसीज भी इस पे काम कर रहे हैं। तो एज अ कंस्ट्रक्शन मेजर फ्रॉम पुणे, आपकी कंपनी इस लाइन में कुछ काम करने का सोच रही है या कुछ प्रोडक्ट्स ले आने का सोच रही है? हाँ, अभी तक हमने किया नहीं, पर नेक्स्ट टारगेट हमारा है, क्योंकि एक सोशल सर्विस भी उसमें हो जाता है। जैसे अफोर्डेबल एक सोशल सर्विस है, वैसे अपना फैमिली अभी न्यूक्लियर होते जा रहा है। तो बेसिकली हमारे इसमें जितना हम प्रोजेक्ट में कर सकते हैं वो करते ही हम, पर उसका एक सेपरेट जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वैसा हमने अभी तक किया नहीं, पर नेक्स्ट स्टेप में हम जरूर करेंगे। सोच रहे हैं उसके लिए? जरूर करेंगे। अच्छा, अभी तो हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की, आपके कंपनी के बारे में बात की, मार्केट के बारे में कुछ
नंबर्स आपने शेयर किए, लेकिन इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो उभर कर सामने नहीं आते। लोगों का कहना है कि फ्लैट्स महंगे हो चुके हैं, ज़मीन महंगी हो चुकी है, हम खरीद नहीं सकते। तो जनरली उनका मानना ऐसा होता है कि ये कॉस्ट कौन बढ़ाता है, तो बिल्डर बढ़ाता है या प्रमोटर बढ़ाता है या वो मार्केटिंग कंपनी बढ़ाती है। बट अगर हम उसको थोड़ा सा गहराई से जाकर उसमें झांके और देखें तो पता चलता है क्या खाली लैंड की कॉस्ट बढ़ गई है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई है, टैक्सेशन एक साइड में बहुत बड़ा चैलेंज होकर आ रहा है क्योंकि क्लियरिटी नहीं आ रही है। अब इस सारी समस्या को लेके बिल्डर जो है वो एक मैन्युफैक्चरर है, एक इंजीनियर है जो घर को एक बनाता है आर्किटेक्ट के साथ मिलकर और एक अच्छा खासा उसको शेप मोल्ड देता है, सर्विसेज देता है। तो एज अ बिल्डर आपको जो ये समस्याएं हैं इस पे आपके क्या विचार है? बेसिकली क्या होता है, जब हम एक आधा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या करना चाहते हैं तब एज अ ब्रांड हमारे पास लोग आते ही है, बराबर। पर हमारा सोच क्या रहता है कि एक्चुअली लोगों को तकलीफ ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो और लोगों को जो कमिटेड है वो देना चाहिए। पर कमिटमेंट संभालते संभालते जो पहले फ्लैट हम समझो एक रेट पे बेचते हैं, उसके बाद उसका कॉस्ट बढ़ते ही जाता है। हम पहले बुकिंग वाले को पास से हमने कभी पैसा लेते नहीं, पर वो कॉस्ट नेचुरली आगे जो बुकिंग होता है उसमें बढ़ जाता है। उसका रीज़न ऐसा है कि हमारे हाथ में भी कुछ ये नहीं है, मार्केट ओपन रहता है। जैसे अभी पूना में 350 से लेके 400 तक सीमेंट का रेट है। जो नियर बाय स्टेट्स है, गुजरात है, कर्नाटक है, उधर आज भी 250 रुपीज़ से रेट चल रहा है। ये ऐसे अनसर्टन बहुत है जिसके लोगों को, फ्लैट होल्डर को लगता है बिल्डर ही खाली रेट बढ़ाता है, पर वैसा नहीं रहता है कि ये कंस्ट्रक्शन जो बेसिक कॉस्ट है वो बिल्डर के हाथ में भी नहीं। एवरी टाइम हर एक टैक्स बढ़ जाता है। कभी सर्विस टैक्स बढ़ता है, कभी वैट टैक्स बढ़ता है, कभी अदर लोकल टैक्सेस बढ़ जाते हैं, लोकल म्यूनसिपल टैक्सेस बढ़ जाते हैं। ये सब बढ़ने के बाद जिसको हम कमिटेड है, क्योंकि हम ऐसा पहले से बिजनेस किया कि जो कमिटमेंट दिया है उसमें उनको फ्लैट देना है, कितना ही टैक्स भरो कुछ भी भरो उनको देना है। भाई ये पैसा किधर जाता है, तो वो पैसा नेचुरली नेक्स्ट फ्लैट होल्डर के ऊपर जाता है। तो फ्लैट होल्डर को समझता नहीं कि ये रेट क्यों बढ़ा, अमित एंटरप्राइज का ये रेट से चल रहा था, अभी रेट क्यों बढ़ा। तो बाजार का जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस का, इधर रॉ मटेरियल जो स्टील सीमेंट लगता है वो भी उसका कंट्रोल है कि चलो हम प्रोजेक्ट चालू किया और 6 महीना हमारा रेट चेंज नहीं हुआ, 1 साल रेट चेंज नहीं हुआ, ऐसा होता ही नहीं। डे बाय डे उसका एक्सपेंशन होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, वो किसी के हाथ में नहीं रहता है, ऐसा होता है। तो फ्लैट होल्डर जब गवर्नमेंट के पास जाएंगे उनका भी फोर्स बढ़ेगा हमारे साथ, तो 100% ये सीमेंट के रेट या कंस्ट्रक्शन के रेट या टैक्सेस उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे आएगा, परचेस में रहेगा, तो उनको भी अच्छा लगेगा, हमको भी लगेगा। एज अ बिल्डर हमको भी ऐसा है कि रिजनेबल प्रॉफिट होता है और हमको बिजनेस चलता है रोज़, तो ज़्यादा बेटर है। अभी जैसे देखते हैं कि अपन रिसेशन का टाइम चल रहा है, ऐसा सबको लगता है, पर हमको चाहिए कि एक रिजनेबल रेट पे, रिजनेबल प्रॉफिट पे बिजनेस चले और सालों साल चलते हुए उसमें हम हैप्पी है, तो लोगों को भी स्टेबल रेट मिलेगा और अच्छा बिजनेस भी हो जाएगा। आज बहुत सारा रूरल पॉपुलेशन देहातों से, गांव से शहर के तरफ आ रहा है, तो घरों की समस्या तो रहने वाली है, घर की डिमांड भी रहने वाली है। तो ये घर बनाने का बिजनेस, इसका अभी आगे चल के क्या फ्यूचर है, इसमें कितना डिमांड आने वाला है और इसमें ग्रोथ क्या होने वाली है? अभी देखो, पुणे एक एक्सपांडिंग सिटी है जिसमें आईटी हब है, इंडस्ट्रीज है, नंतर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, एजुकेशन हब है, तो सब लोग पुणे की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो उधर हमारे जो अभी जो प्लान है, तो 1.5 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को चाहिए इधर पुणे के लिए नेक्स्ट 3-4 साल के लिए। तो जो 1.5 लाख फ्लैट करना है तो उसके लिए भी सब जगह चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहिए, टैक्सेशन बढ़ना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, ये सब देख रहे हैं। तो 1.5 लाख और सिटी के लिए 100% घर चाहिए नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए। अभी रिसेंट खबर मार्केट में ऐसी है कि गवर्नमेंट जीएसटी इम्प्लीमेंट करने की विचार कर रहा है और ये पार्लियामेंट बजट सेशन में अभी वो प्रस्ताव आएगा कि अप्रैल से जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाए। इसके साथ अभी केपीएमजी का सुझाव ऐसा था, जो उन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया है, कि सर्विस टैक्स जो है अभी वो 14% तक राइज होने के चांसेस है। तो इसका असर
रेडीमेड फ्लैट्स पे या एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस पे क्या होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? 100%, क्योंकि क्या होता है जीएसटी अच्छा स्टेप है ऐसा मेरे को लगता है पर्सनली, क्योंकि सब टैक्सेस इकट्ठा, ये अलग टैक्स वो अलग टैक्स से बेटर है कि एक टैक्स ही आएगा, वो एक रिफॉर्म रहेगा और सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। पर उसके साथ एक रिफॉर्म करने का और दूसरा नया टैक्स बढ़ाने का ये थोड़ा गलत हो जाएगा ऐसा मेरे को लगता है। रियल एस्टेट सेक्टर अभी थोड़ा निगेटिव सेंटेंस से जा रहा है, उसको उछाल देने का है, तो रियल एस्टेट को बहुत सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट ने। टैक्सेस का भी रिफॉर्म अच्छा होना चाहिए। सर्विस टैक्स बढ़, समझो जीएसटी से हमारा पैसा कम हो जाता है तो सर्विस टैक्स बढ़ गया तो फिर फ़ायदा नहीं होगा उसमें। ऐसा गवर्नमेंट में रियल एस्टेट को थोड़ा सब स्टडी करके अच्छा बढ़ावा देना चाहिए, तो ही अपने को जो प्राइम मिनिस्टर का विश है कि 2022 तक घर देना है सबको, वो पक्का पूरा हो सकता है। सर लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी है, बिल्डर्स एंड रियल्टर्स, इनके साथ शुरू से ये चैलेंज रहा है कि सर्विस टैक्स और वैट इसमें क्लियरिटी नहीं है। तो वो जो क्लियरिटी की समस्या थी कि वो कौन पे करेगा, अल्टीमेटली तो कस्टमर को ही पे करना है, लेकिन वो कब पे करना है, कैसा पे करना है, इसके बारे में जो अभी तक दुविधाएं थी या क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो उस पर क्या प्रोग्रेस हुआ है और उस पर बिल्डर एसोसिएशन का क्या स्टैंड है? ये बेसिकली एज 2006 से लेके 2010 तक जो क्लैरिटी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, उसमें भी थोड़ा इधर उधर है, तो एग्जैक्ट उसमें अभी क्लैरिटी आया नहीं। पर अभी उसके बाद का जो है तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो वैट के लिए 1% सबको लगा दिया। एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन वो पैसा ले भी लेते, वैसा सर्विस टैक्स का भी उनका अभी क्लियर है, पर वो सब एक टैक्सेस ज़्यादा है, तो उनका जो जीएसटी का चल रहा है कि उसमें से सब सिंक्रोनाइज करके एक ही टैक्सेस आ जाएगा। नहीं तो हमको अभी एलबीटी लग रहा है, वैट टैक्स लग रहा है, सर्विस टैक्स लग रहा है, ऐसे अनेक टैक्सेस अपने को जा रहा है। उसके बदले जीएसटी अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम। तो जीएसटी आने से काफ़ी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी ऐसा लगता है अभी। एग्जैक्ट अभी कैसा आएगा क्या होगा अपने को मालूम नहीं, आने के बाद ही समझ गए। लॉ बन जाता है तो ही समझ गए। करेक्ट। सो बिल्डर कम्युनिटी और बिल्डर एसोसिएशंस इसके लिए क्या कर रहे हैं? वो कुछ पहल ले रहे हैं गवर्नमेंट? हाँ, एज अ क्रेडाई करके हमारी एसोसिएशन है जी, नेशनल हेड करते हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और मेरा पर्सनली ऐसा कहना है कि रियल एस्टेट को बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट ने। उसके लिए एक तो बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो 10.5 10.10 से लेके 10.5 तक अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते, वो 100% 7.5% पे लाना ही चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग को और कम कर सकते हो और ज़्यादा बेटर है, तो सबका घर 100% हो जाएगा। सिंगापुर में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए खाली 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अपने इधर 7-7.5% भी लाया तो भी अच्छा फ़र्क हो जाएगा। उसके साथ जो अपने को सैलरी में इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम की इंटरेस्ट अपने को जो पे करना पड़ता है अपने लोन के ऊपर, हाउसिंग लोन के ऊपर, उसका 1.5 लाख तक की वजावट अपने को मिलता है, वो अपना 3 लाख रुपीज़ तक आ सकता है, तो भी उनको हेल्प कर सकता है। और बढ़ावा देना है रियल एस्टेट को, तो और एक पहले ही गवर्नमेंट करती थी कि दूसरे फ्लैट को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो माइनस करना है कि उसको सपोर्ट करना है, वो भी करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सबको उसका हेल्प रहेगा। तो आपका कहना ये है कि गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लोन्स होते हैं उसको कम दर पे लाना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना चाहिए, साधारण 7.5 7.5%, उससे कम। ऐसा करने से और इंटरेस्ट पे जो हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है उसका भी लेवल 1.5 लाख से जगह 3 लाख होना चाहिए, तो ताकि इसमें सेल्स बढ़ाने में और सेल्स करने में बिल्डरों को सुविधाएं होंगी और कस्टमर के लिए कस्टमर के लिए अच्छा है, तो रियल एस्टेट को बढ़ावा। एज अ बिल्डर क्या है कि जब तक क्लाइंट हमारे पास आते नहीं, परचेसर हमारे पास आते नहीं, तो बढ़ावा नहीं। अभी जैसे जैसे बढ़ावा मिलेगा, जिसका सैलरी आज समझो 25,000 है, उसको लोन मिलता है समझो 15 लाख 20 लाख, उसका लोन ऑटोमेटिक 25 लाख तक जाता है, उसका हेल्प हो जाता है और उसको 25 लाख का घर ले सकता है वो। अभी हमने बिल्डरों की समस्याओं के बारे में बात भी कर ली। अब और एक बात थी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और उन्होंने यूएस के साथ एक MOU भी साइन किया है जब प्रेसिडेंट ओबामा यहाँ आए थे, कि भारत में 3 स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करेंगे। तो पूना में अगर स्मार्ट सिटी करनी है, पूना में या पूना के आसपास,
या पुणे को ही अगर स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? पुणे का स्मार्ट सिटी करना ही चाहिए ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि सब बेसिकली इधर तैयार है, एजुकेशन हब है इधर, अंत ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है। अभी एक नया सेक्टर जैसे आईटी के लिए हिंजोड़ी लाया उसने, वैसा एक सेक्टर और वो डेवलप कर सकते और पूरा उसके साथ पुणे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलोकेट करते। पीएमआरडी एक अपना रहेगा इधर पुणे का करने के लिए, वो वैसा सोच के कर देते तो बेस्ट सिटी इन इंडिया ऐसा हो सकता है पुणे, पर उसने करना चाहिए। Well, that's really well said. With Pune becoming a smart city, it would be the best city in India. It was a real pleasure speaking to you, sir, and we thank you for being on this show, and we wish you all the best for your business and a great progress for you. थैंक यू, मेरे तरफ से सबको शुभकामनाएं।